हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। इसके बाद हम लोग टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे। हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, देखो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था, ये हमारा एडजॉर्बेंट है। ओके, ये हमारा एडजॉर्बेंट है। तो मैंने कहा था इसके सरफेस पे जैसे हम लोग एडजॉर्बेंट पार्टिकल डालेंगे, ये हमारा एडजॉर्बेंट है। तो जैसे इसके सरफेस पे हम लोग एडजॉर्बेंट पार्टिकल डालते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हीट रिलीज होता है, क्योंकि ये सरफेस के मॉलिक्यूल वो क्या होता है, ज्यादा एक्साइटेड रहता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था फिगर करके, इधर से इसको बैलेंस करने के लिए कोई इसके पास नहीं चिपका है, इधर से ही अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, सरफेस के ऊपर से नहीं लग रहा। तो जैसे ही आके वो चिपका तो यहाँ से हीट रिलीज होती है, क्योंकि इसकी एनर्जी हाई थी, तो एनर्जी हीट में रिलीज होती है। जैसे ही ये एडजॉर्बेंट पार्टिकल आकर के एडजॉर्बेंट पे एडजॉर्बेंट आकर के चिपकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखो जब 1 मोल एडजॉर्बेट आ करके इस पे चिपकेंगे और जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग हीट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं। ये हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, 1 मोल एडजॉर्बेट आकर के जब इस पे चिपकेंगे तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट evolved when 1 mole of an adsorbate gas or liquid is adsorbed on the surface of adsorbent, ओके। यानी 1 मोल एडजॉर्बेंट आकर के जब एडजॉर्बेंट पे चिपकते हैं तो जितनी हीट या एनर्जी रिलीज होती है उसी अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग क्या कहेंगे, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, क्लियर है। मैम एक बार मैम रिकॉल करा दीजिए, नहीं एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। जब क्यों होता है? क्यों होता है, यस मैम। देखो ये हमारा कंटेनर हो गया, ठीक है। सपोज इसका ये सरफेस है और ये इसका बल्क है अंदर में। तो देखो यहाँ पे जो बल्क में मॉलिक्यूल होगा, सपोज यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है कोई भी चीज का हो, तो इसके इधर साइड में मॉलिक्यूल होगा, इधर साइड भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। इसको सभी तरफ से मॉलिक्यूल घेरे होंगे ना, क्योंकि वो बल्क में है। तो क्या होगा, देखो ये जो मॉलिक्यूल है उसको इधर साइड से ये मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है। तो ये जो मॉलिक्यूल है ये भी आपका इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल इधर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींच रहा है, तो ये एक नीचे खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, तो ये इधर खींच रहा है, और सारे सेम ही मॉलिक्यूल है तो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से खींचेंगे। तो इस पे जितना ये एक बार और
एक बार और मैम थोड़ा समझा दीजिए, तो हम नहीं समझ पाए थोड़ा। क्या चीज नहीं समझ पाए थे? ये मैम एड्जॉर्प्शन, हीट ऑफ एड्जॉर्प्शन मैम लेट मेरा कनेक्शन हुआ मैम इसलिए। अच्छा ठीक है, अभी मैं समझा दूंगी। अभी थोड़ा सा ये पहले का टॉपिक में हम लोग एक्सोथर्मिक समझ रहे हैं, यहाँ पे क्यों होता है इसको मैं समझा देती हूँ अभी आपको। तो देखो यहाँ पे इसका नेट फोर्स क्या है, इस मॉलिक्यूल का नेट क्या होगा? 0 होगा नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि जितना ये खींच रहा उतना ये खींच रहा, जितना ये खींच रहा उतना ये खींच रहा, उतना ये खींच रहा जितना ये खींच रहा, तो 0 हो गया। बट यहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है ये, इसको इधर से तो कोई खींच रहा है, इधर से भी सटा है कोई, तो वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। यहाँ से भी और यहाँ से भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है। बट क्या इस सरफेस के ऊपर कोई और मॉलिक्यूल तो है नहीं, तो ये इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा है, यानी इसका नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स जब 0 नहीं होती है ना, तो इसकी ये एक्साइटेड होता है, इसकी एनर्जी हाई होती है, एनर्जी इसकी हाई है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। ये तो स्टेबल है, सभी तरफ से नेट फोर्स 0, स्टेबल हो गया। स्टेबल की एनर्जी हमेशा लो होती है, जो स्टेबल नहीं होता उसकी एनर्जी हाई होती है। तो यहाँ पे ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ऊपर से कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा रहा, तो इसकी एनर्जी क्या है? हाई है। तो एनर्जी हाई है, इस पे जैसे ही आप आकर के इधर से कोई मॉलिक्यूल चिपकाओगे, इधर से कोई मॉलिक्यूल, इधर से कोई मॉलिक्यूल चिपकाओगे, तो वो क्या करेगा? इसके नेट फोर्स को बैलेंस करने की कोशिश करेगा जो ये लगा रहे थे। तो बैलेंस करे ना करे, डिक्रीज तो हो जाएगी, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वो लगा के ऊपर खींचेगा। जैसे ये आकर के चिपका, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है उसको ये चिपक करके तो खींच रहे हैं, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज कर दी है ना ये लोग आकर के। जब इस पे चिपके यहाँ पे आकर के ऐसे, तो इसकी एनर्जी डिक्रीज कर दी है, जो ये मॉलिक्यूल है इसकी इस पे चिपक के, है ना। तो क्या हो गया? इसकी एनर्जी डिक्रीज हुई। और एनर्जी डिक्रीज कैसे हुई? जब हाई थी और कम हो गई, एनर्जी लो हो गई, तो वो एनर्जी निकली बाहर। तो एनर्जी का निकलना एक्सोथर्मिक होता है। वेदांत क्लियर है? यस मैम। ओके, अयोग देखो, योगेश सॉरी, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है? ये एब्जॉर्बेंट पे हम लोग जब 1 मोल एब्जॉर्बेंट को चिपकाते हैं, एब्जॉर्बेंट यानी जिसके सरफेस पे चिपकता है, एब्जॉर्बेंट जो चिपकता है, तो एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे जब 1 मोल एब्जॉर्बेंट को हम लोग चिपका देंगे, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम लोग कहते हैं हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो it is the amount of heat evolved when 1 mole of an adsorbate gas या liquid कुछ भी हो is adsorbed on the surface of adsorbent। यही है, ठीक है, heat of adsorption। ओके, हाँ सृष्टि इसी पे से स्टार्ट हुआ है। मार खाओगे वेदांता। ओके चलो मैं इतना इरेज करती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आप लोग हेडिंग लगा लो, टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो एब्जॉर्प्शन आपका 2 तरह का होता है। एक होता है फिजिकल एब्जॉर्प्शन, एक सेकेंड, सृष्टि कैसे आई? अभी तो थी, छोड़ गई। ओके, एक हो जाएगा आपका फिजिकल एब्जॉर्प्शन, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में हम लोग फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। फिजिकल एब्जॉर्प्शन को शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन कहते हैं। फिजिजॉर्प्शन, ओके। दूसरा हो जाएगा हमारा केमिकल एब्जॉर्प्शन। केमिकल
एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन। ये हमारा दो तरह का एडजॉर्प्शन होता है, ठीक है, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो देखो इन दोनों का यहाँ से इस चैप्टर से बोर्ड में अक्सर ये वाला टॉपिक आता है, डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन ऐसा करके, या फिर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऐसा करके। तो मैं इन दोनों को आपको पढ़ाती हूँ, एक टेबल में डिफरेंस के फॉर्म में ही पढ़ा देती हूँ। वहां से क्या होगा, डिफरेंस भी आपका साथ में क्लियर होता जाएगा और दोनों टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो एक टेबल के फॉर्म में ही हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसको मिटा करके ही टेबल बनाना पड़ेगा, ज्यादा बोर्ड कवर होगा ना उसमें, इसीलिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलो एक टेबल बना लो, इधर लिख लो फिजिजॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन, यहाँ लिख लो केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन तो देखो एक सेकेंड, चलो यहाँ पे लिख लो केमिजॉर्प्शन। ओके, तो देखो पहला हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंस। डिफरेंस वो आपका डेफिनेशन में भी इंक्लूड हो जाएगा। देखो इसमें क्या होता है ना, फिजिजॉर्प्शन पे सरफेस पे मॉलिक्यूल आकर के सिंपली चिपकते हैं, ठीक है, आकर के सिंपली चिपकते हैं। और केमिजॉर्प्शन में क्या हो जाता है, वो चिपकते तो है बट केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाएगा तब चिपकेंगे, ठीक है, कोई ना कोई रिएक्शन के थ्रू चिपकेंगे। और फिजिकल में सिर्फ ऐसे ही चिपक, जैसे मैंने अपने हाथ को पाउडर में डाल के निकाला तो क्या हो गया, वहां पे सिर्फ हमारे मेरे स्किन पाउडर चिपका है, यानी मैं उसको फूंक दूं या झाड़ दूं तो हट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फिजिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन में क्या होगा, मैंने अपने हाथ को आग पे रख दिया फिर हटा लिया, तो वो क्या हो गया, वहां पे रिएक्शन हो गया, बर्न हो गया हाथ, तो वो क्या हो गया, केमिजॉर्प्शन। अब उसको मैं फूंक के झाड़ के नहीं ठीक कर सकती हूँ वो, है ना, क्योंकि वो केमिकल प्रोसेस हो गया। तो वैसा होता है। तो देखो पहला क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल are attracted to the surface simply by van der Waals force। van der Waals force यानी नॉर्मल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ हुआ है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, सिंपली बाय van der Waals फोर्स। ये van der Waals फोर्स हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में पढ़े थे। सिंपल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बस अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को, उसी को van der Waals फोर्स कहते हैं, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, द मॉलिक्यूल are held to the surface by chemical bond। इसमें क्या हो जाएगा, केमिकल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। केमिकल बॉन्ड्स forming surface compound। सरफेस कंपाउंड यानी सरफेस पे कोई कंपाउंड बन जाएगा, केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो क्या होगा, सरफेस पे कोई ना कोई कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा केमिजॉर्प्शन।
यानी जो हमने चिपकाया वो सेम नहीं रहा, वहां पे जाकर के कुछ और बन गया है वैसा। आगे एग्जाम्पल देखेंगे तो और ही क्लियर हो जाएगा। दूसरा देखो, दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज वंडरबल फोर्स होता है, नहीं फूंक दिया हट गया या झाड़ दिया हट गया, कोई भी सिंपल मेथड से हीट किया हल्का सा और हट गया, तो सिंपल मेथड से उसको हम लोग अलग कर सकते हैं। तो वो क्या होता है, रिलेटिवली हम लोग क्या कहेंगे, उसको वीक कहेंगे। दिस इज या इट इज रिलेटिवली वीक। ओके, और ये क्या है, इट इज relatively strong। ओके, ये रिलेटिवली वीक होता है फिजिक्स ऑप्शन, और केमिस्ट्री ऑप्शन रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बॉन्ड फॉर्म हो गया और बॉन्ड को आसानी से नहीं अलग किया जा सकता है, राइट। जैसे वाटर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बॉन्ड फॉर्म होता है, तो हम आसानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग होता है, केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हो जाए वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है फिजिकल के कंपेरिजन में। तीसरा, the heat of adsorption, ये पढ़ा है ना, heat of adsorption is low and lies between, ये अक्सर पूछता है क्वेश्चन में, कितना से कितना होता है रेंज, lies between 20 to 40 किलोजूल पर मोल। ओके, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन यानी 1 मोल एडजॉर्बेंट को एडजॉर्बेंट पे चिपकने में जो हीट रिलीज होता है वो 20 to 40 किलोजूल होता है फिजिक्स ऑप्शन में, ठीक है, और केमिस्ट्री ऑप्शन में 40 to 200 किलोजूल। ओके, तो द हीट ऑफ adsorption is high lying in the range 40 to 200 किलोजूल पर मोल, 40 to 200 किलोजूल पर मोल। ओके, ज्यादा हो जाता है इसका। फोर्थ, देखो ये फिजिकल है ना, ये एब्जॉर्प्शन होता है, सॉरी रिवर्सिबल होता है। जैसे लकड़ी को पानी में डुबाया और उसको हीट किया या धूप में रखा तो पानी उड़ जाएगा, तो लकड़ी फिर बच जाएगा वापस से, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल होता है। इट इज रिवर्सिबल। इस केस में क्या हो जाएगा, देखो केमिस्ट्री ऑप्शन में इसमें तो केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लिया है, केमिकल बॉन्ड को हम लोग नॉर्मली नहीं तोड़ सकते हैं, राइट, तो ये हमारा इररिवर्सिबल हो जाएगा। इट इज इररिवर्सिबल। जैसे आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, उस आयरन के सरफेस पे रस्ट जंग लग जाता है, तो वो हमारे क्या हो जाएगा, जंग को वापस से हम लोग ऑक्सीजन को अलग करके और आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो उसको हम लोग वापस से आयरन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते हैं जंग से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो केमिस्ट्री ऑप्शन हमारा रब करके मैम वापस मैम पहले ऐसा कर सकते हैं ना? नहीं, सैंड पे रब करके जो रिमेनिंग आयरन है वो आपको मिल गया, बट जो ऑक्साइड फॉर्म हो गया वो तो आपने हटा दिया ना। समझ रहे हो? हाँ, तो वही बात है कि आपने तो उसको तो हटा दिया, जैसे सरफेस आपने उसको क्या एक तरह से सैंड पेपर से साफ करने को क्या बोलेंगे, सरफेस को आप गायब कर दिए, दूसरा सरफेस लाए अंदर से, उसके बल्क से सरफेस को बाहर किया, ऊपरी सरफेस को आपने हटा दिया, वो हो गया उसमें, तो वो तो ठीक है ना। लकड़ी को छील दो, छीलते गए फिर अंदर की तरफ दूसरा सरफेस आ रहा,
वैसा हो गया। जो ऑक्साइड में बन गया था, जंक तो मिलेगा ना आपको, जब हम लोग रब करते हैं तो झड़ेगा, तो झड़ के जो जंक मिला है उसमें क्या है, वो आयरन ऑक्साइड है। उसमें आयरन और ऑक्सीजन का मिश्रण आयरन ऑक्साइड है। उसमें से उस जंक जो झाड़ के मिला है रब करने के बाद, उसमें से हम लोग अलग नहीं कर सकते। वो तो हो गया कि सरफेस ही उड़ा दो, सरफेस पे जो है वो सब हटा के नया सरफेस। तो इसीलिए ठीक है, ये इरिवर्सिबल इसीलिए, क्योंकि जंक जो हम लोगों को मिला उसमें से नहीं अलग कर सकते हैं। ओके, तो फिफ्थ देखो आ जाएगा। इट इन्वॉल्व, इसमें मल्टी लेयर फॉर्म हो सकता है और इसमें मोनो लेयर फॉर्म होता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी लेयर of adsorbed particle। ओके, क्या मतलब, जैसे लकड़ी को हमने जब पानी में डुबाया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पानी का एक ही लेयर उस लकड़ी ने एब्जॉर्ब किया है। पानी का 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर तक उसमें एब्जॉर्ब हो गया। थोड़ा और देर तक रखो तो और अंदर अंदर जाएगा, यानी मल्टी लेयर इसमें एब्जॉर्ब होता है। बट इसमें क्या हो जाएगा, ये तो केमिकल बॉन्ड बना रहा है ना, तो उसके कारण ये मोनो लेयर हो जाता है। इट इन्वॉल्व the formation of ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आता है। मोनोलेयर ऑफ एडसॉर्ब्ड पार्टिकल। ओके, इसमें केमिकल रिएक्शन बनाता है, तो केमिकल रिएक्शन बना लिए तो अंदर के सरफेस में अब वो जा ही नहीं सकता, क्योंकि अब उसके सरफेस पे कुछ और। हाँ मैम, लेयर वाला समझ में नहीं है, लेयर कैसा लेयर मैम? ठीक है बताती हूँ। ओके, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं ये लेयर वाला बात आपको थोड़ा और क्लियर कर देती हूँ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ठीक है। देखो, जैसे मान लो आपने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया, ठीक है। अब इसको मैंने पानी में डीप करके रखा, इसको मैंने पानी में डीप करके रखा 5 मिनट के लिए। तो इसमें क्या होगा, पहले तो इस ऊपर वाले लेयर पे पानी आएगा थोड़ा, जैसे हमने टच कराया वैसे ही पानी इसके ऊपर वाले सरफेस पे आके इकट्ठा होगा, चिपक जाएगा। बट थोड़ा देर जब रखे हैं ना, तो ये पानी थोड़ा और एब्जॉर्ब करेगा, तो इधर अंदर की तरफ, मतलब ये और भी लेयर कवर करेगा, थोड़ा ज्यादा लकड़ी अंदर तक भीगेगा, डीप तक, ठीक है। ऐसा ऐसा, तो ये हो गया, ये हमारा लेयर हो गया कि सिर्फ एक ही सरफेस पे नहीं है, अंदर अंदर तक जा चुका है पानी उसमें, है ना। बल्क में हालांकि खाली है, बल्क तक नहीं पहुंचा है, बट फिर भी बहुत सारे लेयर बना चुका है पानी का। जैसे मान लो कि आपने हल्का हल्का छील के लकड़ी को हटाया, एक लेयर आप एकदम पतला सा लेयर आप उसको छील के लकड़ी से हटा रहे हो, तो भी अंदर का जो दूसरा लेयर बच गया वो भीगा है। अगर दूसरा लेयर को आसानी से आप हटा रहे हो थोड़ा थोड़ा करके, तो तीसरा लेयर जो बचा वो भी भीगा है, ऐसा हो सकता है, राइट। बट जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, सिल्वर है, ये सपोज आपका चांदी का प्लेट है, ओके। तो इसको हम लोग जब खुले हवा में रखते हैं ना, तो स्लो स्लो ये थोड़ा ऑक्साइड होता है। तो ऑक्साइड में क्या होगा, इसके सिर्फ ऊपर के सरफेस पे ही ऑक्साइड फॉर्म होता है,
ऐसा नहीं है कि एक सरफेस ऑक्साइड का फॉर्म हुआ, अब अंदर दूसरे सरफेस ऑक्साइड का फॉर्म हुआ, फिर तीसरा ऑक्साइड का और मोटा लेयर ऑक्साइड का बना दिया, वैसा नहीं होगा। ठीक है, ये बस एक बार जब रिएक्शन करके ऑक्साइड बना लिया सिल्वर के सरफेस पे, सिल्वर पे येलो ऑक्साइड, येलो ग्रीन ऑक्साइड बनाता है, जब वो बना लिया, सिल्वर छोड़ो, अब कॉपर का एग्जांपल लो, ज्यादा अच्छे से होगा। तांबा, तांबे के बर्तन जिसमें हम लोग पानी रख के पीते हैं, क्या होता है कुछ समय के बाद उस पर देखते हो ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, ग्रीन ग्रीन कलर का ऑक्साइड तांबे के गिलास या जो भी पॉट है उस पर फॉर्म हो जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एसिड लेते हैं और उससे उसको रगड़ के और फिर नया साफ कर देते हैं, राइट, एसिड और नमक से, नींबू और नमक से, सिरका और नमक से, विनेगर और नमक से, ठीक है, तो फिर वो साफ हो जाता है। तो वहां पे क्या हुआ, वो जो हमारा कॉपर का यानी तांबे का जो बर्तन है उस पे सरफेस पे ऑक्साइड फॉर्म हुआ, यानी एक बार हम लोग नींबू नमक से धुल दें तो पूरा साफ हो गया ऑक्साइड। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारा जो 1 kg का, वो आपका 1 kg का, अगर सपोज आधा kg का आपका मग था कॉपर का, तो वो 6 महीने के बाद ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, आप उसको साफ कर रहे हो, फिर वो 250 ग्राम का हो गया या 450 ग्राम का हो गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ सरफेस पे बना, उसको आपने छुड़ाया और छूट गया, तो ऑक्साइड एक बार फॉर्म हो गया, सरफेस पे रहा, लेयर नहीं बना, अंदर अंदर तक नहीं गया। बट इसमें उल्टा हो जाता है, ठीक है, इसमें लेयर हमारा मैम तो कुछ ग्राम तो कम होगा ना कॉपर का? नहीं, कुछ ग्राम कम नहीं होगा कॉपर का उसमें, उस केस में। मैम आप तो बोली अभी कि मैम हम पूछोगे तो कि मैम रिवर्सिबल नहीं होता है। क्योंकि मैंने जो आपको उस समय जो आपको आपने जो मुझसे पूछा था रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको हम लोग इस टॉपिक में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन को हम लोग फिजिक्स ऑप्शन या है वो केमिस्ट्री ऑप्शन, बट अगर आयरन को बहुत समय तक छोड़ दो तो वो बल्क तक खराब हो जाएगा, तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन में लेंगे, लंबे दूरदर्शन के छोड़ो तो वो एब्जॉर्प्शन में चला जाएगा। बट ये इसमें हम लोग क्या मेटल अगर बात करो ना तो कॉपर हो जाएगा, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जो नोबल गैसेस टाइप के, नोबल मेटल टाइप के होते हैं ना, यानी बहुत लंबे समय के बाद जिसमें ऑक्साइड फॉर्म होता है, उसको हम लोग कहते हैं, ये इसमें ये आपका केमिस्ट्री ऑप्शन में आ जाएगा। रस्टिंग ऑफ आयरन को अलग नाम ही क्यों दिया गया है? मैम आप केमिस्ट्री ऑप्शन में लिखवा है मैम इट इज इरिवर्सिबल। हाँ राइट। और मैम ये कॉपर वाला में आप बोली कि मैम एसिड से साफ करने से मैम वापस वैसा ही हो जाएगा। ऑक्साइड हट जाएगा, हाँ ऑक्साइड हट जाएगा। फिर इरिवर्सिबल कैसे हुआ ये? तो ऑक्साइड, जो ग्रीन ऑक्साइड वहां पे लग गया है, वो ऑक्साइड जो हटाए हम लोग, उसको हम लोग क्या किए, देखो ऑक्साइड का रिएक्शन जब एसिड और सॉल्ट से, अच्छा ठीक है, ओके, एसिड का रिएक्शन जब हम लोग ऑक्साइड का रिएक्शन एसिड और सॉल्ट के साथ कराते हैं तो वो कुछ और में कन्वर्ट हो जाता है, वहां पे दूसरा रिएक्शन टेक्स प्लेस करता है, समझ रहे हो, तो वहां पे वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया, सिंपल ये बात है यहाँ पे। यानी नॉर्मल किसी मेथड से हम लोग नहीं हटाए हैं, एक दूसरा केमिकल रिएक्शन कराए हैं तब जाके ऑक्साइड हटा है वहां से। नहीं तो क्यों, पानी से धुल के भी हटा दो, बट वो एसिड और नमक के साथ ऑक्साइड रिएक्ट करके कुछ और फॉर्म करेगा, तो हमने ऑक्साइड को हटा करके कुछ और बना दिया, तो इसलिए हम लोग एसिड और नमक से उसका रिएक्शन करा देते हैं, तो वहां पे एक केमिकल रिएक्शन ही हुआ वापस से, कोई फिजिकल मेथड नहीं हुआ उसको अलग करने का, रिएक्शन करा गया अलग, फिजिकल मेथड से नहीं, हीटिंग, रबिंग, ये सब फिजिकल मेथड हो गया, वॉशिंग। तो मैम उस कॉपर का मास मैम बिल्कुल चेंज नहीं हुआ? नहीं मतलब चेंज होगा, लेकिन वो बहुत ही माइनर से चेंज होगा, लाइक आयरन जैसे नहीं, रस्टिंग ऑफ आयरन जैसे नहीं होगा, काफी समय में आप चेंज ऑब्जर्व कर पाओगे। काफी समय मतलब काफी समय, ओके क्योंकि उसमें रस्टिंग में क्या होता है, बहुत जल्दी आयरन, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आयरन को वो खा जाता है, इसलिए रस्टिंग ऑफ आयरन को अलग कैटेगरी में ही रखा गया। बट ऑक्साइड फॉर्मेशन में उतना नहीं होता है, बहुत ही माइनर से कुछ मॉलिक्यूल उसके खत्म होंगे, कुछ मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, तो एक आयरन के गिलास में तो कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, राइट,
कॉपर के गिलास में, सॉरी, एक कॉपर के गिलास में कितने मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल है, उसमें कुछ मॉलिक्यूल हटा दो तो क्या ही जाएगा, राइट। तो कुछ मॉलिक्यूल हटाने से कितना ही फर्क पड़ेगा मास पे, वही होता है। इसीलिए इतना इजीली हम लोग नहीं देख पाते हैं वहां पे, अब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। ओके, जैसे देखो मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। ये हमने क्या लिया, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का ही फॉर्म है, यानी कार्बन होता है। अगर हम लोग इस पे नेसेंट ऑक्सीजन भेजते हैं, हाफ O2 कह सकते हो, नेसेंट ऑक्सीजन यानी O2 को तोड़ दो, अभी अभी तोड़ा हुआ O2 O में टूट जाएगा, ठीक है। O2 को तोड़ दो, ऑक्सीजन बना दो एक एटम, उसको हम लोग कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो, जब नेसेंट ऑक्सीजन को ग्रेफाइट के साथ रिएक्ट कराते हैं ना, तो ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी ग्रेफाइट के सरफेस पे जैसे ही आप O2 डालोगे तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे सरफेस से कार्बन उठाएगा और CO बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। और ये कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस है, तो वो बहुत समय तक तो रहेगा नहीं, फॉर्म होगा और बाहर, फॉर्म होगा और बाहर, सॉरी ये CO बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अब ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पे तो कार्बन ऑक्साइड बना, राइट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का ऑक्साइड ही है, तो कार्बन ऑक्साइड है, तो यहाँ पे मोनो क्योंकि एक, तो कार्बन ऑक्साइड जब ग्रेफाइट पे बना, तो ऐसा नहीं कि हमारा ग्रेफाइट ना बहुत ज्यादा अमाउंट में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतने टुकड़े में ग्रेफाइट के बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल है, बहुत सारे कार्बन के मॉलिक्यूल है, उसमें से कुछ 150-200 मॉलिक्यूल हट भी जाए, मान लो 1000 मॉलिक्यूल हट भी जाए एक बार में, तो 6.022 into 10 to the power 23, ये कितना, 1 मोल कार्बन, 12 ग्राम कार्बन में तो इतने मॉलिक्यूल है। और इसको काउंट करने में कम से कम कितने साल लग जाएंगे, अगर पूरे दुनिया के लोग मिलके काउंट करना शुरू करें, इतना बड़ा नंबर है। यानी 12 ग्राम कार्बन को हटने के लिए अगर साल लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड बनने के लिए, तो क्या ही फर्क पड़ेगा हम लोग अगर 2-4 महीने पे ऑब्जर्व करें तो, समझ रहे हो। तो वही, अब हमारे पास एक अगर कॉपर का है, यहाँ पे हमारे पास एक मग है, अब ये बहुत सालों, 500 सालों में, कुछ 50 साल में सपोज मान लो, 20 ही साल मान लो, कुछ ग्राम वजन घटा, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 25 ग्राम, उतना तो क्या मैं आपसे कह सकती हूँ कि हाँ उसका वजन घट जाएगा, आप 2 महीने में वेट करो, बताओ, नहीं आपने तो झूठ कहा था।